एंड डेमोक्रेसी इन, ठीक है, कि मोनार्च सिस्टम आप सबको पता है जब किसी किंग का राज होता है। और डेमोक्रेसी कैसी आई नेपाल में, पहले नेपाल की लोकेशन आप सबको याद है इंडिया में कहाँ पे है नेपाल? इंडिया के साथ ही है, इंडिया का नेबरिंग कंट्री है नेपाल, इंडिया के नॉर्थ की तरफ है, आप सबको आई थिंक लोकेशन पता है। तो नेपाल की सबसे एक चीज देखो कि नेपाल एक हिंदू कंट्री है, इस चीज को याद कर लो, नेपाल एक हिंदू है इन द पास्ट एंड देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च इन द मॉडर्न पीरियड फॉर मेनी ईयर्स। जब हम एंशियंट टाइम पीरियड की बात करें तो नेपाल में हिंदू राजा हुआ करते थे, ठीक है। और उसके बाद नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया और यहाँ पे मोनार्च का रूल रहा, मोनार्च का राजा रहा। और ये नहीं है कि ये कोई पुरानी बातें हैं, इन मॉडर्न पीरियड में कुछ के साल पहले ही मोनार्च में किंग का रूल था, थोड़े से साल पहले ही, वो मैं बताऊंगी कौन कौन से ईयर, ठीक है। थ्रू आउट दिस पीरियड पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कॉमन पीपल ऑफ नेपाल, इस पूरे टाइम पीरियड में सारी पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी थी नेपाल में, और नेपाल के जितने भी कॉमन लोग थे, आम इंसान थे जो नेपाल के, वो सारे वांटेड अ मोर एंड ओपन रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। वो चाहते थे कि उन्हें एक ओपन गवर्नमेंट मिले। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का मतलब क्या है? ऐसी सरकार उन्हें चाहिए जो लोगों के प्रति उत्तरदायी हो, जो लोगों को हर बात के लिए जवाबदेह हो, ऐसी सरकार लोगों को चाहिए थी। पर जो किंग था, विद द हेल्प ऑफ द आर्मी, पर किंग हमेशा आर्मी की मदद के साथ पूरा अपना कंट्रोल ही बनाए रखता था गवर्नमेंट के ऊपर। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहे बना हुआ था, पर रूल नेपाल में गवर्नमेंट में किसका चलता था? मोनार्च का चलता था, सारा कंट्रोल किसका था? मोनार्च का था। और जो किंग था वो रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल, वो नेपाल में डेमोक्रेसी को बढ़ने फूलने देता ही नहीं था, डेमोक्रेसी को नेपाल में डेवलप नहीं होने देता था। उसके बाद फिर जब लगातार मास मूवमेंट्स करी, लगातार लोगों ने इस चीज की डिमांड करी, तो एक न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना। किंग को एक्सेप्ट करनी पड़ी लोगों की डिमांड, जब लोगों ने बहुत ज्यादा मास मूवमेंट्स करी तो किंग ने एक्सेप्ट की डिमांड। कौन सी डिमांड? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड। कौन से ईयर में? 1990 में। यानी कि 1990 में किंग ने लोगों की डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया। उसके बाद इन द वे ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, देखो प्रो डेमोक्रेसी होता है डेमोक्रेसी के समर्थन में, जब डेमोक्रेसी के समर्थन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चली, ठीक है, तो किंग को एक्सेप्ट करनी पड़ी न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड। However, democratic governments had a short and troubled career. पर डेमोक्रेटिक सरकारें बनी तो थी नेपाल में, पर उनका छोटा और मुश्किलों भरा दौर था, ज्यादा टाइम तक वो टिक नहीं पाई नेपाल में। ड्यूरिंग द 90s, 1990 जब चल रहा था, 90s के दौरान माओइस्ट ग्रुप, ये माओइस्ट वर्ड को ध्यान से कर लो, माओवादी ग्रुप कहते हैं, नहीं माओवादी लोग होते हैं, ये माओइस्ट ग्रुप होता है। इन ये ना मतलब इन लोगों ने कुछ खा, इनके बारे में हम पढ़ते हैं, आगे भी आएगा इनके बारे में। जो माओइस्ट लोग थे नेपाल की, वर सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ नेपाल। नेपाल के ज्यादातर हिस्सों में माओवादी लोगों का, माओइस्ट लोगों का प्रभाव बढ़ने लग गया, इनका इन्फ्लुएंस नेपाल में बढ़ने लग गया। अब ये लोग थे कौन और ये क्या चाहते थे, इनकी थ्योरी क्या थी, वो हम पढ़ते हैं। दे बिलीव्ड इन आर्म्ड इंसर्जेशन, इंसर्जेशन होता है रिवॉल्ट, ये कहते थे कि आर्म्ड रिवॉल्ट, हथियारों के साथ हमें रिवॉल्ट करना चाहिए अगेंस्ट द मोनार्च, मोनार्च के राज्य के खिलाफ, एंड द रूलिंग एलाइट, और जितने भी राज्य के साथ रूलिंग पार्टी में लोग हैं उन सब के खिलाफ हमें, कहता ये माओइस्ट लोग कहते थे कि हमें हथियार लेके इनके ऊपर हमला कर देना चाहिए, ठीक है। और इस वजह से कई बार वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े वाले विरोध कॉन्फ्लिक्ट भी हुए हैं माओइस्ट के साथ और किंग की फोर्सेस के साथ। पता है क्या होता था? यहाँ पे ना एक वर्ड दिया हुआ है, अगर आप ध्यान दो तो, गुरिल्लाज। गुरिल्लाज का मतलब क्या होता है? पर जैसे जंगल है, जंगलों में पेड़ों के ऊपर जो माओइस्ट होते थे वो छिप जाते थे, किसी भी जगह पे ये छिप जाते थे, मतलब ये छिपने के बाद जब किंग की आर्मी वहां आती थी तो ये गुरिल्ला की तरह अटैक करते थे, जैसे ऊपर से झपट पड़ना।
तो मायोइस्ट की गुरिल्ला की तरह से इन्होंने अटैक किए मायोइस्ट ने, और इनके पुलिस के साथ, आर्मी के साथ, जो किंग की आर्मी है उसके साथ कई बार वायलेंट, खून खराबे वाले कॉन्फ्लिक्ट भी हुए। और फॉर सम टाइम देयर वाज अ ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट। ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट ध्यान से समझो क्या होता है, मैं कलर चेंज करके समझाती हूँ। ट्रायंगल है ये। ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, तीन तीन तरफ से लड़ाई। एक तरफ यहाँ पे कौन है, किंग है, ठीक है। एक तरफ कौन है, मोनार्च है। दूसरी तरफ मोनार्च फोर्सेस हैं। दूसरी तरफ कौन है, एक तरफ डेमोक्रेट्स हैं। ये डेमोक्रेसी वाले हैं जो कहते हैं कि मास मूवमेंट करो, में डेमोक्रेसी लेके आओ, ये डेमोक्रेसी वाले हैं। और तीसरे ये मायोइस्ट है। ये वाले कौन है, मायोइस्ट है। MAIOIST मायोइस्ट ग्रुप है। जो ट्रायंगल बन गई ना बेटा, तो ये एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट चल पड़ा, किंग, डेमोक्रेसी वाले और मायोइस्ट वाले, जो कहते हैं कि वायलेंस के साथ हमें कंट्री को जीतना है। तो ये ट्रायंगुलर ट्रेड हो गया। दो तीन बच्चे अभी अभी आए हैं, कौन कौन से, हरमनप्रीत अभी आई है और करणवीर अभी आए हो। बेटे अगर रिपीट करवाना है तो मैसेज कर दो, थोड़ा सा पढ़ाया मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। आगे देखो, ये ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट चल पड़ा इन तीनों के बीच में। द जस्ट वेट, हाँ हाँ, ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मोनार्च फोर्सेस, डेमोक्रेट्स एंड द मॉइस्ट। ये हुआ कौन से ईयर में, 202 में, 2002 में ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। फिर उस टाइम किंग ने अबॉलिश कर ली पार्लियामेंट। देखो यहाँ पे किंग मानना था ना 1990 में कि मैं पार्लियामेंट बना दूंगा, मैं डेमोक्रेसी ले आऊंगा। तो उस डेमोक्रेसी को किंग ने अबॉलिश कर दिया और गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। और फिर से जो लिमिटेड सी डेमोक्रेसी आई थी नेपाल में, वो भी खत्म हो गई। ये हुआ कब, 2002 में। कब आई थी डेमोक्रेसी वहां पे, 1990 में किंग मान गया था ना कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन बनवा देता हूँ, और 2002 में किंग ने क्या कर दिया, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। डेमोक्रेसी को किंग ने मना कर दिया कि मैं नहीं अब डेमोक्रेसी लेके आता। फिर उसके बाद अप्रैल 2006 आ गया, जस्ट वेट है। उसके बाद अप्रैल का 2006 आ गया, 4 साल बीत गए। तब बहुत बड़े लेवल पे कंट्री वाइड, बहुत पूरी नेपाल में प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट चल पड़े। डेमोक्रेसी के समर्थन में लोग सड़कों पे उतर आए और वो स्ट्रगल करने लगे कि हमें तो डेमोक्रेसी दो ही दो। और उनको पहली विक्ट्री तब मिली, उन लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब किंग को फोर्स टू रीस्टोर द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जब किंग मजबूर हो गया और उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, पार्लियामेंट को फिर से रीस्टोर करना पड़ा, जो पार्लियामेंट उसने 2002 में डिसॉल्व कर दी थी। यहाँ पे 2002 में उसने पार्लियामेंट को डिसॉल्व, डिसमिस कर दिया ना। तो इस डिसमिस की हुई पार्लियामेंट को 2006 में, 4 सालों बाद, किंग को फिर से रीस्टोर करना पड़ा, क्योंकि लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट की, ठीक है। और द लार्जली, उसके बाद द लार्जली नॉन वायलेंट मूवमेंट वाज लेड बाय। और ये जो मूवमेंट नहीं चलाई लोगों ने कंट्री वाइड, पूरी देश में जो मूवमेंट चलाई है, तो कोई भी जब मूवमेंट चलती है ना, उसका कोई ना कोई लीडर जरूर होता है। तो इस मूवमेंट के लीडर पता कौन थे, 7 पार्टी अलायंसेस, SPA। वहां पे नेपाल में जो छोटी छोटी पार्टियां थी 7, उन सब ने मिलके एक अलायंस बना लिया था, गठजोड़ बना लिया था। SPA कहते हैं, 7 पार्टी अलायंसेस कहते हैं। उन्होंने मायोइस्ट भी इनके साथ मिल गए थे, और जो सोशली एक्टिवेट लोग होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, सामाजिक लोग होते हैं, इन सब ने मिलके पूरी कंट्री वाइड क्या की थी, प्रोटेस्ट किया था। जब किंग को फिर से पार्लियामेंट को रीस्टोर करना पड़ा, जो पार्लियामेंट उसने 2002 में बंद कर दी थी, डिसमिस कर दी थी, किंग को उस पार्लियामेंट को फिर से रीस्टोर करना पड़ा। अब नेक्स्ट है कि नेपाल में जो ये ट्रांजिशन हुई है डेमोक्रेसी की, इज नॉट कंप्लीट। ये पूरी तरह से नहीं हुई, क्योंकि नेपाल इज अंडर गोइंग अ यूनिक मूवमेंट इन इट्स हिस्ट्री। अब आगे हम अगले पेज पे पढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे मैसेज करो। नेपाल की स्टोरी में यहाँ तक दिक्कत है तो मुझे मैसेज करो बेटा। आगे है यूनिक मूवमेंट इन इट्स हिस्ट्री बिकॉज इट इज मूविंग
towards the formation of constituent assembly that will write the constitution for Nepal। कहते अब यहाँ पे देखो, अब नेपाल में डेमोक्रेसी आ गई। जब भी डेमोक्रेसी आती है तो पहला काम क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनानी होती है जो कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखती है। अब इन्होंने आगे अगला स्टेप बढ़ाना है और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी है जो कि नेपाल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि सम सेक्टर्स इन नेपाल स्टिल थिंक दैट अ नॉमिनल मोनार्ची इज नेसेसरी, कि थोड़े से कुछ लोग ऐसे हैं नेपाल में जिनको अभी भी लगता है कि मोनार्ची ज़रूरी है, राजा ज़रूरी है, चाहे नॉमिनली हो भी। हमें किंग को निकालना नहीं चाहिए, किंग को तो पावर दो ही दो, चाहे थोड़ी कम दे दो फॉर नेपाल, ताकि नेपाल का अपने पास्ट के साथ लिंक बना रहे। अगर राजा होगा तो हमें हमारा पास्ट याद रहेगा, तो नेपाल मोनार्च को पावर्स दो। ये कौन सोचते हैं? कुछ सम सेक्शन ऑफ पीपल, थोड़े से लोग ये भी सोचते हैं। फिर जो माओइस्ट ग्रुप है, जो माओवादी लोग हैं, वो मान गए कि हम अब कोई आर्म्ड स्ट्रगल नहीं करेंगे, एग्री कर गए कि हम कोई आर्म्ड स्ट्रगल नहीं करेंगे। पर ये कहते भी कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को मेंशन करो कि अगर कोई बंदा रेडिकल प्रोग्राम्स करता है कि ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग, ये कहते हैं, ये लाइन थोड़ी डिफिकल्ट सी है, समझने की कोशिश करो भी। कॉन्स्टिट्यूशन में कहते ऐड करो कि हम सामाजिक आर्थिक तौर पे सबको बराबर करेंगे, नहीं तो कहते हम नहीं फिर अपनी आर्म्ड स्ट्रगल छोड़ते भी। सोशली और इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चर हो, सामाजिक और आर्थिक तौर पे देश में ज़्यादा बेनिफिट दिए जाएं गरीब लोगों को। वो जो SPA है, सारी 7 पार्टी अलायंसेस है, वो इस चीज़ से एग्री नहीं करती। वो कहती है ऐसे कैसे हम सोशल और इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, वो इस चीज़ पे एग्री नहीं करती। फिर द माओइस्ट एंड सम अदर पॉलिटिकल ग्रुप्स आर आल्सो डीपली सस्पिशियस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। जो माओइस्ट हैं और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इंडियन गवर्नमेंट से भी डरी हुई हैं। उनको लगता है कि फ्यूचर में कहीं इंडिया नेपाल पे अटैक ना कर दे। वो भी डरती हैं कि नेपाल का फ्यूचर क्या होगा, इंडिया कहीं अटैक ना कर दे, तो नेपाल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रखनी चाहिए। तो वो इस बात, यानी कहने का मतलब है कि नेपाल में डेमोक्रेसी आने से कुछ नहीं, डेमोक्रेसी अकेली आई तो कुछ नहीं, उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में भी बड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं उनको? कोई तो कहता है कि मोनार्च रख लो, कोई कहता है कि सोशल और इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चर करो, कोई कहता है इंडियन गवर्नमेंट अटैक ना कर दे, मिलिट्री पे खर्चा ज़्यादा करो। तो मतलब कि इस तरह की बातें फिर नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को लेके शुरू हो गई। SPA 7 पार्टी अलाइंसेस, 7 पार्टीज अलाइंसेस होता है SPA। SPA का मतलब है जब 7 पार्टियां, 7 पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलके अलाइंस बनाया था, 7 पार्टी अलाइंस, ठीक है। जब 7 पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलके अलाइंस बना लिया था, गठजोड़ बना लिया था। अगला टॉपिक है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। इसको देखो बेटा, अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका, आप सबको लोकेशन याद है श्रीलंका की, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, हमने देख लिया है कि श्रीलंका हैड रिटेन्ड डेमोक्रेसी सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, कि श्रीलंका में जब से देश आज़ाद हुआ श्रीलंका 1948 में, तब से वहाँ पे डेमोक्रेसी श्रीलंका में है। ये चीज़ हमने देख ली है। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में, वेट करो, मैं आई थिंक पिक्चर है मेरे पास, है, हाँ। तब से श्रीलंका में डेमोक्रेसी है इंडिपेंडेंस के बाद से, बट इट फेस द सीरियस चैलेंज। कहते फिर श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम है? डेमोक्रेसी वहाँ पे पहले से ही है, पर श्रीलंका को प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम आई श्रीलंका को मिलिट्री से, सॉरी, फेस द सीरियस चैलेंज नॉट फ्रॉम द मिलिट्री। मिलिट्री की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना ही मोनार्च की तरफ से कोई प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम आई श्रीलंका को एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से, लीडिंग टू द डिमांड फॉर सक्सेशन बाय वन ऑफ द रीजंस। देखो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट पता क्या होता है? जैसे ये श्रीलंका है, श्रीलंका में दो, आपने 10th में पढ़ा ही है पावर शेयरिंग, यस, सारे बच्चे पढ़ के आए हो 10th में पावर शेयरिंग, सबको याद है। वहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था, जातीय संघर्ष था, यानी कि सिन्हालाज थे और कम्युनिटी थी एक, बाकी डिटेल में एक तमिल कम्युनिटी थी, दो ग्रुप आपस में लड़ रहे थे, जिसकी वजह से श्रीलंका में दिक्कतें आई, ठीक है। अब मैं उन दोनों के बारे में आपको समझाती हूँ भी क्या लड़ाई थी श्रीलंका में, ठीक है।
जब इंडिपेंडेंस हो गई, पॉलिटिक्स इन श्रीलंका, जिसको साइलॉन भी कहते हैं श्रीलंका को, वहाँ पे ज़्यादातर लोग कौन थे? सिंहाला लोग थे ज़्यादा। सिंहाला कम्युनिटी के लोग श्रीलंका में ज़्यादा थे। They were hostile to a large number of Tamils who were migrated from India to Sri Lanka and settled there. उन्हें वो लोग अच्छे नहीं लगते थे जो तमिलनाडु से, जैसे ये इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका है, इंडिया से काफ़ी सारे लोग श्रीलंका में गए थे और वहाँ पे जाके रहने लग गए थे। लार्ज नंबर ऑफ तमिल लोग, यहाँ इंडिया के तमिल लोग हैं, ये लोग तमिल लोग श्रीलंका में गए और वहाँ जाके रहने लग गए, और वहाँ के जो सिन्हालाज हैं उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, भी इंडिया से इतने सारे लोग तमिल से श्रीलंका में आ गए। द माइग्रेशन कंटिन्यूड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब देश आज़ाद हो गया तब भी इंडिया के तमिलनाडु से तमिल लोग जो थे, हाँ जी एक मिनट रुक बेटा, करती हूँ आप